हेलो स्टूडेंट्स, ये केस नंबर 2404 है। मैं इसका क्वेश्चन अभी ग्रुप में शेयर करूँगा। ये केस नंबर 2404 लास्ट क्वार्टर का क्वेश्चन है ये। तो जैसे नेम ऑफ डिडक्टर गिवन है हनुमंता टैक्स कॉलेज एंड टाइप ऑफ डिडक्टर लोकल अथॉरिटी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। तो जब आप टीडीएस का जब वो फॉर्म ओपन करोगे तो आपसे वो पूछता है कि डिडक्टर का टाइप क्या है, इंडियन कंपनी है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या लोकल अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी में आपसे पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है कि स्टेट गवर्नमेंट, तो वो ड्रॉप डाउन करके आप सेलेक्ट करोगे। बाकी ये रूटीन मैटर है। रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, पैन नंबर, जीएसटीएन नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेटस ऑफ द डिडक्टर, तो वो रेसिडेंट है। बाकी ऑथराइज पर्सन टू साइन ETDS रिटर्न, क्वेश्चन में गिवन है अरविंद केजरीवाल। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन पैन, फिर डेजिग्नेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन प्रिंसिपल, जैसे कॉलेज है तो प्रिंसिपल हो गया वहाँ का ETDS साइन करने के लिए। एड्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेम एज अबव। तो जो फर्स्ट पेज है वो रूटीन मैटर है, जो ऑलरेडी हम Q1 Q2 में क्वेश्चन देख चुके हैं। इवन Q3 भी डिफरेंट नहीं है, उसमें भी हमें फॉर्म चलान और एनेक्सर 1 भरना होता है। लास्ट क्वार्टर में एनेक्सर 2 है जो थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं ये लास्ट क्वार्टर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेम, मोबाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ईमेल आईडी, बैंक नेम, एड्रेस, ये सब आ गया। उसके बाद इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयज़। तो 3 एम्प्लॉय हैं इसके अंदर, लाइक चंद्र बाबू, राहुल बाबा, माया बेबी, ऐसा करके नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। पैन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रेफरेंस, रेसिडेंशियल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट पीरियड। तो एम्प्लॉयमेंट पीरियड क्या है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पीरियड पूरे ईयर के लिए है, लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसका भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसका भी फर्स्ट, तीनों एम्प्लॉयज़ का यही है, फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए एम्प्लॉयड है ये। डेट ऑफ बर्थ है 1950, तो ये हो गया सीनियर सिटीजन। 1970 ये लाइक नॉन सीनियर सिटीजन हो गया। 56 भी सीनियर सिटीजन में आ जाएगा। फिर सैलरी आपको गिवन है 20 लाख, 10 लाख एंड 4 लाख। हाउस रेंट अलाउंस 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। फिर HRA में डिडक्शन क्लेम कर रहा है जो सेकंड एम्प्लॉय है राहुल बाबा, उसको HRA से कितना डिडक्शन है, 3 लाख का एग्जेम्पशन। बाकी अदर अलाउंसेस 28 लाख, 14 लाख, 5 लाख 60। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो आपके ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके बाद हम इसको डिडक्शन भी देंगे CCD 2 में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो जितना भी है वो पूरा पूरा डिडक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो फर्स्ट एम्प्लॉई का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है -2 लाख। और डिडक्शंस गिवन है क्वेश्चन में 80C 2 लाख, लेकिन वो लिमिटेड हो जाएगा 150 तक। 120 है तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा, 150 तो ये ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट हो गया 80C का। 80 CCD 1, NPS में 150, तो इसने ऑलरेडी 80C में ही अगर 1.5 लाख ले लिए, 150 ले लिया, तो CCD 1 और 80C और LIC पेंशन में जो है उसकी कंबाइंड लिमिट है 150, तो ये अपनी इनकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है 80C में ही। CCD 1 इसने ऑल दो कॉन्ट्रीब्यूट किया लेकिन इसको कुछ नहीं मिलेगा फर्स्ट एम्प्लॉय को। सेकंड एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 50, इसके पास अभी 30,000 की लिमिट है, तो ये 120 80C से ले लेगा और 30,000 यहाँ से ले लेगा NPS से। CCD 1 में लिमिट है मैक्सिमम 50,000 का, तो 50,000 फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय ने भी 50,000 दिया, वो भी पूरा मिल जाएगा, उसने 40 दिया, 40 मिलेगा। CCD 2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा CCD 2 में, जो ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है 2 लाख, 1 लाख 40,000, सेम अमाउंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80G में डोनेशन है फर्स्ट एम्प्लॉय का 28,000। बाकी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेंट पेड बाय माया बेबी टू हर लैंडलॉर्ड सिंपल सिंह, लैंडलॉर्ड का नाम दिया हुआ है क्योंकि एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 2 बेसिकली क्या है, पूरे ईयर का डिटेल, और जैसे सैलरी कंप्यूटेशन करते हैं आप, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ग्रॉस सैलरी लेस ऑल डिडक्शंस,
फिर जो जो रिपोर्टेड इनकम है टू द एम्प्लॉयर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके वो सब कुछ डिटेल आपको एनेक्सर 2 में देना होगा पूरे ईयर का, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 कि सबका जो टोटल टैक्स, यहाँ तो हम जो चालान भरेंगे उसमें सिर्फ Q4 के टैक्स डिडक्शन का डिटेल दिखाओगे, लेकिन जब एनेक्सर 2 पे आओगे तो पूरे ईयर में जो Q1, Q2, Q3 में जो टैक्स डिपॉजिट हुआ प्लस Q4, तो कंबाइंड टैक्स आप शो करेंगे कि इतना टैक्स जा चुका है। तो गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आपने क्या TDS लाइक ज़्यादा डिपॉजिट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने कम डिडक्ट किया तो उस पर फ़ाइन पेनल्टी हो सकता है। फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय चंद्रा बाबू, तो ये हाउसिंग लोन लिया उस पर इंटरेस्ट, इसमें जो ऊपर 2 लाख का जो नेगेटिव इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है। फिर रेंट पेड बाय माया बेबी टू हर लैंडलॉर्ड, ये गिवन है। सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो सैलरी को क्रेडिट करते हैं लास्ट डे पे। टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, ठीक है, BSR कोड। फिर जनवरी का टैक्स हमने डिपॉजिट किया 7 फेब को, फेब का मार्च में 7 मार्च और मार्च का 30 अप्रैल, मतलब इसमें ग्रेस पीरियड ज़्यादा हो जाता है मार्च के लिए। फिर चालान नंबर गिवन है, टैक्स डिडक्टेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब इसी टैक्स कंप्यूटेशन का जो सोल्यूशन है वो ज़रा फटाफट देख लेते हैं। सैलरी में सैलरी, HRA, अदर अलाउंसेस और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, उसको ऐड करके ग्रॉस सैलरी ले लोगे। ग्रॉस सैलरी के बाद HRA का डिडक्शन सेकंड एम्प्लॉय को मिला हुआ है, राहुल बाबा को 3 लाख का, तो वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिटेल। 3 लाख ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो वो 3 लाख लेस करोगे। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A, तो उसमें क्या है, सबको 50,000 मिल जाएगा। फिर टैक्सेबल सैलरी आ गया आपका। फिर अब जैसे एम्प्लॉई ने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रिपोर्ट किया एम्प्लॉयर को, तो वो ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख का सेट ऑफ अलाउड है इन अ ईयर, तो 2 लाख की इनकम, नेगेटिव इनकम आपका सेट ऑफ हो गया। GTI आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम, तो 57,50,000, 26,50,000, 11,50,000। फिर आपने इसमें से क्या माइनस करना है, डिडक्शंस। डिडक्शंस आ गया आपका 80C लाइक LIC और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 2 लाख, 120 और 150 इसने किया था कंट्रीब्यूट, लेकिन 2 लाख का आप मैक्सिमम कितना दोगे, तो उसने एक साथ ऐड कर लिया। और CCD 1 पे आओ, 150, 50 और उसका नहीं है NPS में, तो इन सब की कंबाइंड लिमिट है 150, 150, 150, तो 80 CC जो है वो मैक्सिमम आपको अलाउ करेगा 150, तो 150 क्लेम कर लिया। 80 CCD 1B NPS में 50, 50, 40, CCD 2 में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख, 1 लाख जो ऊपर ब्लू में था एग्जैक्टली वही सेम अमाउंट आ गया। और 80G में आ गया आपका डोनेशंस टू PM रिलीफ फंड, तो 28,000। टोटल डिडक्शंस आ गया 428, 3 लाख एंड 2 लाख 30। उसके बाद ऊपर के इनकम में से यानी 57,50,000 में से 428 लेस करोगे, 26,50,000 में से 3 लाख लेस करोगे और 11,50,000 में से 230 लेस करोगे, यह आ जाएगा आपका टोटल इनकम। इस पर आप टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय था चंद्रा बाबू, इसका क्या है, उसकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है और ये सीनियर सिटीजन है, 60 से अबव है, तो एक तो ये 3 लाख तक का इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, टैक्स कंप्यूट करोगे। लेकिन इसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इसको हम सरचार्ज देंगे। कितना सरचार्ज देंगे, 10%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे इस पर 4%। तो फर्स्ट एम्प्लॉय सीनियर है, सेकंड एम्प्लॉय नॉन सीनियर है और थर्ड एम्प्लॉय सीनियर है। तो सीनियर है तो आप टोटल इनकम में से 3 लाख एग्जेम्प्ट करके उसके ऊपर फिर स्लैब लगाओगे 5%, 20%, देन 30%। फिर सरचार्ज आ गया क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% का सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब जो भी ये आपका अमाउंट आया टैक्स पूरे ईयर का, लाइक इसका अमाउंट आया 14,66,100, तो 14,66,100 को डिवाइड कर देना 12 से, तो यही आएगा 1,17,217। फिर
सरचार्ज 1,40,660 को 12 से डिवाइड करोगे तो 11,722 आएगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 61,890, उसको भी आपने 12 से डिवाइड करना है तो 5,158। लाइकवाइज राहुल बाबा और ये माया बेबी दोनों के सैलरी, अच्छा सैलरी को भी हमने 12 से डिवाइड किया हुआ है। जैसे ऊपर ग्रॉस सैलरी कितना था, ग्रॉस सैलरी है 60 लाख, 30 लाख एंड 12 लाख, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 12 5 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाई 12 2,50,000 एंड 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 1 लाख। तो ये इनकम हमने दिखा दिया एवरी मंथ की। फिर एवरी मंथ का हम क्या TDS डिडक्ट करेंगे वो डिटेल आ गया। जैन में कितना डिडक्ट करोगे, फेब में कितना डिडक्ट करोगे और मार्च में कितना डिडक्ट करोगे, सेम ही है। तो यही है, मतलब इसमें आपने क्या किया, सैलरी से HRA और जिसके लिए एप्लीकेबल था HRA और स्टैंड रिडक्शन दे दिया आपने, और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर दिया, फिर आपने रिडक्शन से अलाउ कर दिए, उसके बाद टोटल इनकम निकाला और टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट करा। क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे, सोल्यूशन काफ़ी लूसिड मैनर में दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने ये TDS के फॉर्म्स को फिलअप किए हैं, तो जैसे आ जाओ फॉर्म, जो फॉर्म है इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये रूटीन मैटर ही है। फाइनेंशियल ईयर 1920 क्वार्टर 4 आ जाएगा, देन टैन नंबर, बस टाइप ऑफ डिडक्टर में ड्रॉप डाउन करके लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ले लोगे। बाकी नेम ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, कॉलेज का नाम, एड्रेस इसमें फीड करेंगे आप, और नीचे पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स में अरविंद केजरीवाल, रेजिग्नेशन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद सेम एज अबव एड्रेस को टिक कर दोगे, सेम एज अबव एड्रेस को टिक करोगे तो ये ऊपर का ही एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं डालने से वो लास्ट में क्रिएट फाइल में बोलता है कि आपको मोबाइल डालना जरूरी है रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चलान। चलान सेम, ऐड रोज़, 3 चलान ऐड करोगे जैन, फेब और मार्च के लिए। TDS जो आपने डिडक्ट किया, अब TDS जो है वो वही है जो हमने कंप्यूट किया इसमें। TDS का जैसे देख लोगे, टोटल TDS फर्स्ट एम्प्लॉय का जैसे आ रहा है, टैक्स, देन सरचार्ज, फिर एजुकेशन सेस, तो ये सारा ऐड करके आ गया। नीचे 168, 175, 11,720 और 7196 जैन मंथ के लिए, तो वही यहाँ पे फीड कर दोगे। 168, 175, देन सरचार्ज, एजुकेशन सेस। सिमिलरली फेब मंथ में भी यही सेम था, मार्च मंथ में भी यही सेम था। फिर ये डिटेल भरने के बाद ये सेम है, अभी तक जो हम क्वार्टर 2 के जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे सेम है, उसका कुछ भी नहीं है, बाकी सब में 0 भर दिया। एंड DSR कोड ये गिवन है, फॉर डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चलान। डेट भरने में शायद तुम लोग की थोड़ी डिफ़िकल्टी आती होगी, तो एक बार क्लिक करोगे तभी वो फिर हाईलाइट होता है एरिया, फिर उसके बाद डेट उसमें फीड करना बिना स्लैश डाले। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताऊं तो पहले इस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे 07 तो स्लैश अपने आप आ जाएगा, 07/02/2020, तो इस तरीके से डेट फीड कर लोगे। डेट के बाद चलान नंबर, ये भी रूटीन मैटर है, ऑलरेडी किया हुआ है हमने, और बाकी वहाँ पे माइनर हेड चलान 200, बस ठीक है। तो ये हो गया आपका चलान। अब आ जाओ एनेक्सर 1। अब एनेक्सर 1 में भी वही डिटेल्स हैं, डिडक्टी के डिटेल्स हैं, जिनका टैक्स कट रहा है उसका डिटेल्स है। इंसर्ट अ रो पे जाना, इंसर्ट अ रो में जैसे 3 चलान आएंगे 1 2 3, तो जनवरी मंथ में जो चलान है उसमें भी अगेंस्ट 3 एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे 3 फिलअप करोगे, नेक्स्ट में भी 3 फिलअप करोगे, उसमें भी 3 फिलअप करोगे, तो और ओके करोगे तो 9 रोज़ क्रिएट हो जाएंगे। जैसे हमने क्वार्टर 2 के क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें एक एम्प्लॉय एक मंथ में कम था, तो उसमें चलान के अगेंस्ट 2 एम्प्लॉयज़ फिलअप किए थे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कॉलम नंबर, मैं एक बार कॉलम वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। कॉलम नंबर जो है
1 एंड 2 में कुछ, 1 में तो चालान नंबर आ गया, 2 में कुछ नहीं करना। BSR कोड ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हुआ। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड वो भी ऑटो पॉपुलेट हो गया। ट्रांसफ़र चालान नंबर वो भी आ गया, सेक्शंस आ गए। फिर टोटल TDS टू बी एलोकेटेड अमंग डिडक्टीज एज इन द वर्टिकल टोटल ऑफ कॉलम 1, ये भी सेम डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। इंटरेस्ट अदर्स ये सब जितने भी ये ग्रे सेल्स वाले हैं ये वो सब पहले से ही ऑटो पॉपुलेटेड है। फिर अब इसमें से एम्प्लॉई रेफरेंस नंबर डाल दोगे, और एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर जैसे आप 3 फीड करेंगे और उसके बाद इसमें से आप कंट्रोल C और कंट्रोल V करोगे तो बाकी सब आगे आ जाएगा। फिर पैन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें भी यही करना, शुरू के 3 भर देना और उसके बाद कॉपी पेस्ट करोगे, आ जाएगा ये। इवन क्वेश्चन भी अगर PDF फॉर्मेट में है तो वहाँ से भी अगर कॉपी करके इधर ले आते हैं तो टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ भर दिया हमने। फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑब्लिक क्रेडिट, तो मंथ के लास्ट डे पे आप सैलरी क्रेडिट करते हो, तो जनवरी का लास्ट, इधर फेब का लास्ट चालान 2 के अगेंस्ट, इधर मार्च का लास्ट चालान 3 के अगेंस्ट। नेक्स्ट है अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड। तो अमाउंट पेड ये आ गया आपका वो ग्रॉस सैलरी, मंथली सैलरी। तो 60 लाख डिवाइड बाई 12, 30 लाख डिवाइड बाई 12, 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, इस तरीके से ये तीनों फिगर को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये कंट्रोल C करके तीनों को एक साथ, फिर उसके बाद आप कंट्रोल V कर सकते हैं, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। फिर TDS वो फीड कर दोगे, ये फीड करना पड़ेगा 18 में। TDS कितना है, सरचार्ज कितना है और एजुकेशन सेस कितना है, वो सब उस शीट में था कैलकुलेटेड। उसके बाद टोटल टैक्स डिडक्टेड फॉर एम्प्लॉई 1, फॉर एम्प्लॉई 2, एम्प्लॉई 3, सेम वही सारे फिगर रिपीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट टोटल टैक्स डिडक्टेड हटा दो, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड आ गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ डिडक्टर, तो डिडक्टर ने जो डेट किस डेट को डिडक्शन किया वो सारा आ गया, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फिर उसके बाद है रिमार्क्स, ये सब तो कुछ करना है नहीं। तो एनेक्सर 1 भी इजी है, वही सेम Q1 Q2 की तरह। अब यहाँ पे एनेक्सर 2 लेंदी है, अब यहाँ देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशन भरने पड़े। अब इसमें आ जाओगे, शुरू से कॉलम देखते हैं। अब ये कॉलम में आया, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 3 रो डालने हैं। जैसे 3 एम्प्लॉयज़ थे और उनके पूरे ईयर का डिटेल। अब यहाँ कोई चालान नंबर या कोई मंथ वाइज कुछ नहीं डालना, पूरे ईयर का इन्फॉर्मेशन डालना है एनेक्सर 2 में। सैलरी डिटेल्स, जैसे एनेक्सर 2 में आप देखोगे भी साइड में लिखा होता है सैलरी डिटेल्स, तो सैलरी के डिटेल्स आपको शो करने हैं। अब इसमें क्या है, सीरियल नंबर, फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय। फिर उसके बाद पैन नंबर, ये फिलअप करना पड़ेगा आपको। पैन नंबर यहाँ से आपने डाला दोबारा। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो उनके एम्प्लॉय का नाम भी डालोगे। फिर पूछेगा आपको कॉलम 5 में डिडक्टी टाइप, सुपर सीनियर है, सीनियर है या अदर्स है। तो जैसे इसमें से 2 एम्प्लॉय सीनियर सिटीजन थे और सेकंड एम्प्लॉय जो राहुल बाबा नाम दिया हुआ वो अदर्स में आ गया, नॉन सीनियर। उसके बाद डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉयड, तो ये डेट क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एम्प्लॉयड है ये। तो कॉलम नंबर 6 और 7 में आपको टेन्योर बताना है, तो टेन्योर इस केस में पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। अब ये देखो ध्यान से, ये कह रहा है सम ऑफ कॉलम नंबर 59, 60 एंड 61। ये कह रहा है कॉलम नंबर 59, 60 एंड 61। तो अभी तो तुम बहुत शुरू के कॉलम में हो, कॉलम नंबर अभी कौन सा चल रहा है आपका, ये 8 है। तो अब ये बेसिकली आप ये, जैसे मैंने अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ये टोटल 8 में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अभी ऑब्वियसली लास्ट के कॉलम तक पहुंचा नहीं था, 59, 60 और 61। तो इसमें वैसे भी हमें भरना है नहीं, ये डेटा खुद ही आएगा। तो जब तुम 60, 61 में जाओगे
ये है। अब ये क्या है यहाँ पे, ये सैलरी के डिटेल्स यहाँ पे 59 ऑनवर्ड्स मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं ग्रॉस सैलरी बताओ 59 में। तो ग्रॉस सैलरी फर्स्ट एम्प्लॉय का था 60 लाख, सेकंड एम्प्लॉय का था 30 लाख और थर्ड एम्प्लॉय का था 12 लाख, वो मैंने डाला। फिर बोल रहा है 60 कॉलम 60 में कि कोई परक्विजिट है, तो परक्विजिट 000। फिर कह रहा है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कोई है, वो भी 0। ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस वो भी 0, 62। फिर 63 डेथ कम ग्रेचुटी वो भी नहीं है। कम्यूटेड पेंशन 64 वो भी नहीं था। कैश इक्विवेलेंट वो सब 0 आ गया। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ये हाउस रेंट अलाउंस। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसने कोई एचआरए नहीं लिया था, एचआरए में एग्जाम्पशन। सेकंड एम्प्लॉय का एचआरए एग्जाम्पशन है 3 लाख, 3 लाख उसका आ गया, इसमें भी आ गया 0। तो ये आप यहाँ 66 में फीड करोगे तो 3 लाख उसकी सैलरी से माइनस होगा। फिर अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 वो भी 0। तो ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। तो सिर्फ एक ही आया एचआरए का, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सिर्फ एचआरए का ही गिवन था। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर टीडीएस, तो वो 69 कॉलम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो 0। फिर उसके बाद यहाँ से 70 ऑनवर्ड्स डिडक्शंस की बात करेगा। तो अब मैं वापस उसी पे चलता हूँ। जैसे बताना ये था मुझे कि जब वहाँ पे आप सैलरी के डिटेल्स फीड करोगे तब ये आएगा कॉलम नंबर 8 में। तो कॉलम जो 8 है यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आया है 60 लाख, 30 लाख, 12 लाख, ये तब आएगा जब उधर आप सैलरी के डिटेल्स फिलअप करोगे। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़, तो वो सब 0। फिर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, तो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी वही सेम। फिर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), तो प्रोफेशनल टैक्स में कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स का कुछ है नहीं। 16(1)(a) क्लॉज 1A में 50,000 मिल जाएगा। 50,000 जैसे ही डालोगे तो कॉलम नंबर 14 में सब में से वो ये 50 माइनस कर दिया उसने। फिर आपसे पूछ रहा है कॉलम नंबर 15 में इनकम किसी और हेड का जो हाउस प्रॉपर्टी से एडमिसिबल है और एम्प्लॉयर ने डिटेल लिया था एम्प्लॉय से, तो उसमें माइनस फीड करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 15 में 2 लाख का जो लॉस था उसके आगे माइनस लगाना होगा। तो जब -2 लाख है यानी नेगेटिव इनकम है, तो वो फर्दर और माइनस हो जाएगा। 59,50,000 सैलरी इनकम है और 2 लाख इसमें क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की नेगेटिव इनकम। तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम आपका 57,50,000। ठीक है। उसके बाद 17, 18 में कुछ करना है नहीं हमें। 19 में 80 CCG पूछ रहा है, वो सेक्शन है नहीं यहाँ पे, 000 भर दिया। फिर पूछ रहा है ये 20 में कि क्या अमाउंट डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A, तो उसमें डोनेशन गिवन था क्वेश्चन में। फर्स्ट एम्प्लॉय ने PM रिलीफ फंड में 28,000 डाला, तो 28,000 जो डाला वो डिडक्शन मिलेगा आपको। अब यहाँ देखो, अब ये कह रहा है कॉलम नंबर 21 कि टोटल अमाउंट डिडक्टेबल अंडर चैप्टर 6A, यानी ये जितने भी सेक्शन है 80C, CCD 1, 1B, 80D, 80U, जितने भी हैं ये सेक्शन चैप्टर 6A वाले, उन सब का टोटल डिडक्शन यहाँ पे। तो वो कह रहा है, देखो ऊपर बोल रहा है ये कि कॉलम नंबर 17, 18, 19, फिर 71, 73, 75, तो 71, 73, 75 वो 80C, CCD और जो 80 CCE है उसकी कंबाइंड लिमिट है 150। तो 71, 73, 75 के ब्रैकेट में लिख रहा है लिमिटेड टू ₹1,50,000। फिर अलग से उसके अलावा और डिडक्शंस अगर हैं तो 77, 79, 81, 83 ये सब भरोगे, और ये 20 भी गिवन है, जो अभी 20 इसके जस्ट साथ में ही है जो हमने डोनेशन वाला इंफॉर्मेशन डाला। तो ये टोटल डिडक्शन आएगा। अब चलते हैं
ठीक है, टोटल डिडक्शन आएगा। फिर ये कह रहा है ये टोटल टैक्सेबल इनकम है मेरा 16 माइनस 21। तो 16 आपका क्या है, 16 है इसमें ग्रॉस टोटल इनकम और ये टोटल डिडक्शंस। ऑब्वियसली यही है, ग्रॉस टोटल इनकम में से टोटल डिडक्शन हटा दोगे तो आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब उसके बाद ये तो चलो अपने आप आएगा, इसमें कुछ करना है नहीं आपको, बाकी जो कॉलम्स भरोगे वो अपने आप आएगा। अब ये कह रहा है इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम तो जो हमने क्वेश्चन में कंप्यूट करा था एम्प्लॉय वन का जो टोटल टैक्स कंप्यूट करा था पूरे साल के लिए, तो वो आया था टैक्स 14,66,100, फिर सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, तो टोटल ईयर का आ गया 16,09,150। वैसे ही सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय। अब उनके डिटेल्स पे आओ, तो यहाँ पे पहले इनकम टैक्स डालोगे, ये फीड करना पड़ेगा आपको मैनुअली। फिर सरचार्ज के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कॉलम नंबर 25 तक। इनकम टैक्स रिलीफ 26 में 0, नेट टैक्स लाइबिलिटी 27 में अपने आप आ गया। फिर 28 में पूछ रहा है ये टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर। तो जो टोटल अमाउंट है वही सेम 27 वाला ही हमने मैनुअली फीड करा 28 में। फिर कह रहा है रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय अदर एम्प्लॉयर, कोई और एम्प्लॉयर ने भी TDS काटा है क्या ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सब है 0 तो कॉलम नंबर 30 फिर से इन दोनों का क्यूमुलेटिव आ गया। उसके बाद मतलब इसमें काफ़ी कुछ है, ध्यान से कॉलम की हेडिंग्स रीड करोगे तो समझ में आएगा। अब उसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द होल ईयर, तो वो अपने आप आ गया 30। शॉर्टफॉल इन टैक्स, अब वो कह रहा है कि मान लो जो आपका टैक्स बनता है उससे कम काटोगे तो वो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि इतना शॉर्टफॉल है। तो अब यहाँ इसमें क्वेश्चन में 0 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है वेदर टैक्स डिडक्टेड एट हाइयर टैक्स ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन, तो वो सब भी नहीं है इसमें, तो ऐसे ही रहने दो। अब आ जाओ हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ सेकंड एम्प्लॉय ने लिया था, तो फर्स्ट 2 एम्प्लॉयज़ के लिए सेलेक्ट करके डाल दोगे नो, मतलब सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा नो, सेकंड वाले के लिए येस है और उसके बाद थर्ड वाले के लिए नो है। फिर इफ़ एग्जम्पशन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10(13)(a) तो पैन ऑफ लैंडलॉर्ड 1। अब ये कह रहा है कि HRA में अगर आपने HRA का ये लिया एग्जम्पशन लिया तो आपको ये पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको येस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फीड करना पड़ेगा पैन, जैसे देखो ड्रॉप डाउन एंटर वैलिड पैन पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा पैन। तो अब क्वेश्चन से फिर पैन याद करना पड़ेगा, इससे बेटर मैं अपना ही पैन डाल देता हूँ इसमें AFYTD4537Q। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, फिर नेम ऑफ लैंडलॉर्ड नंबर 1। इसमें ना टोटल 4 लैंडलॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने अलग अलग जगह पे रहे भी हो और अलग अलग लैंडलॉर्ड को आपने रेंट भी दिया है तो वो 4 लैंडलॉर्ड तक का इन्फॉर्मेशन इसमें भरने का है ऑप्शन। अब नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड में मान लो अपना ही नाम डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड आ गया। फिर इफ़ एग्जम्पशन इज़, अब लैंडलॉर्ड 2 के लिए भी कुछ नहीं करो क्योंकि लैंडलॉर्ड 2 इसमें है नहीं, तो कॉलम नंबर 36, 37, 38, 39, 40 ये सब लैंडलॉर्ड से रिलेटेड है। 41, 42 ये सब हटाओ। अब उसके बाद कह रहा है पैन ऑफ लेंडर 1, यानी अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में लोन लिया है और उस पर अगर आपने गवर्नमेंट बैंक को इंटरेस्ट दिया है तो इसमें फर्स्ट एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट दिया था 2 लाख का, तो 2 लाख जो है वो डिडक्टेबल था उसका। तो पैन ऑफ लेंडर 1, तो यहाँ पे पैन नंबर दोबारा मुझे फीड करना होगा, मतलब ये ध्यान देना वो आता है ड्रॉप डाउन करके पैन का ऑप्शन, वो पैन नंबर यहाँ फीड करना होगा। फिर आप बाकी का कुछ था नहीं तो उसको ऐसे छोड़ दिया। फिर वो नेम ऑफ द लेंडर पूछ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नेम ऑफ द लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर कह रहा है लेंडर 2 तो उसका भी नेम, यानी लेंडर 3 अगर आपने 2-3 बैंक से फाइनेंस कर रखा है, नेम ऑफ द लेंडर 3, पैन ऑफ लेंडर 4, तो ये जो लेंडर है जिसने लोन दिया उसके डिटेल्स ही हैं, यहाँ तक तो निकल जाएगा आपका
कॉलम 50 तक। फिर 51 में आओ, अब वो कह रहा है क्या किसी अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में भी आपने डोनेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, पेड बाय द ट्रस्टीज़, तो अब वो सब है उसका आंसर नो। तो 51, 52, 53 उसी से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन, 54, 55 ये सब निकल जाएगा। उसके बाद अब आ जाओगे कॉलम नंबर 57 तक, कुछ भरना था नहीं आपको। फिर अब आओगे ग्रॉस सैलरी में। अब ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा 60 लाख, 30 लाख, 12 लाख। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि कॉलम नंबर 59 में एम्प्लॉई का ग्रॉस सैलरी, फिर परक्विजिट, अलाउंसेस और ये लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब डालना है आपको। वो सब इसमें है नहीं, बस कॉलम नंबर 66 में सेकंड एम्प्लॉय ने HRA का 3 लाख का एग्जम्पशन लिया था, वो डिटेल आपको डालना पड़ेगा, 3 लाख। फिर वो आ जाएगा कॉलम नंबर 68 कि टोटल कितना एग्जम्पशन इसने लेना है अंडर सेक्शन 10। फिर इनकम टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस में 00 आ गया। फिर आ जाएगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो ये सब आ जाएगा आपका अंडर सेक्शन 80C ग्रॉस अमाउंट। तो 2 लाख, हाँ इस पे आओ, 80C में बोल रहा है ये ग्रॉस अमाउंट बताओ। तो क्वेश्चन में गिवन था कि ग्रॉस अमाउंट एम्प्लॉय 1 ने डाला 80C में 2 लाख LIC प्रीमियम एंड ऑल, उसने डाला था। तो ये भी पूछ रहा है 70 में ग्रॉस टोटल बताओ कितना एग्जम्पशन लोगे, ये नहीं पूछ रहा है, ये ग्रॉस पूछ रहा है। तो 2 लाख, 120, 150 डाला। तो 71 कह रहा है कि ठीक है ये तो 2 लाख है, लेकिन उसमें से आपको मिलेगा कितना, तो 150, 120 एंड 150। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड्स, तो वो नहीं है इसमें, 000 80CCC। उसके बाद आ गया आपका 80CCC में भी वही सेम 2 कॉलम बनाया कि ग्रॉस कितना डाला, मिला कितना एग्जम्पशन। फिर अब आ जाओगे CCD 1, तो CCD 1 में आ गया एम्प्लॉय 1 ने डाला है 150, क्वेश्चन में गिवन था ग्रॉस, और उसको मिलेगा 0 अमाउंट, क्योंकि CCD 1 की लिमिट ऑलरेडी आपने एग्जॉस्ट कर लिया था 80C के अंदर ही 150 का। तो यहाँ पे 75 में उसको मिल जाएगा 0। दूसरे वाले ने ऑल्दो CCD 1 में कंट्रीब्यूट किया था 50, लेकिन उसको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम 30, क्योंकि 120 का लिमिट ऑलरेडी वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है 80C में। तो मैंने वहाँ पे 74 में भी 30 डाल दिया और उसमें भी 75 में भी 30। फिर उसके बाद 00 थर्ड एम्प्लॉय का था ही नहीं। फिर पूछ रहा है CCD 1B की कहानी बताओ। तो CCD 1B में क्या है, ग्रॉस अमाउंट 50, 50, 40 गिवन है क्वेश्चन में, और इतना ही मिल जाएगा क्योंकि ये जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतना ही उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और उसने कंट्रीब्यूट किया है 40, तो 40 मिलेगा।